रामू रात में अपनी झोपड़ी के बाहर खंबे की लाइट में ही पढ़ाई कर रहा था। तभी वहां से गांव का एक आदमी गुजरा। रामू, लगता है तुम फिल्में बहुत देखते हो, हैं? दिन में भी तो पढ़ाई कर सकते हो तुम। चाचा, दिन में तो मैं लोगों के खेतों में मजदूरी करता हूँ। अगर मजदूरी का काम मुझे रात में मिल जाए तो मैं दिन में पढ़ाई कर लिया करूंगा। और अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपनी माँ को कैसे संभाल सकूंगा? मेरे लिए पढ़ाई भी जरूरी है और घर चलाना भी जरूरी है। बस इसीलिए रात में पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई शौक नहीं है मुझे। अच्छा, ये बात है। चलो कोई बात नहीं, आराम से पढ़ाई करो, लेकिन इस बार मन से पढ़ाई करना। पिछले 5 सालों से तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें चौकीदार की नौकरी तक नहीं मिली। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला गया और रामू एक बार फिर से पढ़ाई करने लगा। उसकी माँ अपनी झोपड़ी के बाहर आई और बेटे को पढ़ता हुआ देखने लगी। मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी कामयाब नहीं हो रहा। लेकिन एक बार ऊपर जाने से पहले मैं अपनी बहू का चेहरा देख लेना चाहती हूँ, वरना मेरे जाने के बाद इसे कौन संभालेगा। अगले दिन रामू की माँ पंडित जी से मिली। पंडित जी, कुछ भी करके 1 महीने के अंदर रामू की शादी करवा दीजिए। पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। फिक्र मत कीजिए बहन जी, मैं रामू की शादी करवा दूंगा। और चिंता मत कीजिए, अभी आपकी उम्र बहुत लंबी है। रामू शादी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी माँ के बार बार कहने पर मजबूरी में उसने शादी कर ही ली। सुहागरात वाली रात उसकी पत्नी राधिका एक थाली में खाना लेकर अपनी सास और पति के सामने बैठ गई। अरे बहू, एक ही थाली में इतना ढेर सारा खाना क्यों ले आई? सासू माँ, चिंता मत करो, हम तीनों का पेट भर जाएगा। जल्दी जल्दी दोनों लोग अपना मुंह खोलो। राधिका, ये क्या कर रही हो? मैं और माँ क्या छोटे बच्चे हैं जो तुम अपने हाथों से हमें खाना खिला रही हो? मेरे लिए आप दोनों बच्चे ही हैं। चुपचाप मेरे हाथों से खाना खा लीजिए, वरना खाना भी नहीं मिलेगा। बहू, तूने तो इस बुढ़ापे में मुझे अपना बचपन याद दिला दिया। सुहागरात की अगली सुबह रामू जल्दी से उठा और एग्जाम देने चला गया। दोपहर तक वो खुशी खुशी लौट आया। क्या हुआ बेटा, इस बार की परीक्षा अच्छी गई या नहीं? माँ, परीक्षा तो हर बार मेरी अच्छी जाती है, पर पता नहीं क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 1 महीने बाद इंटरव्यू है, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। 1 महीने बाद उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू देने के कुछ दिनों बाद रामू एक अधिकारी की वर्दी में अपने घर पहुंचा। अरे दरोगा साहब, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप सुबह सुबह हमारे घर आ गए? माँ राधिका, आप लोग मुझे वर्दी में शायद पहचान नहीं पा रहे। मैं हूँ आपका बेटा रामू, मैं IPS ऑफिसर बन चुका हूँ। ये देखकर उसकी माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। रामू बेटा, तू आखिरकार भगवान ने तेरी मेहनत स्वीकार कर ही ली। बधाई हो दरोगा साहब। चलिए, इसी खुशी में मैं आप लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। माँ, अब हम झोपड़ी में नहीं रहेंगे। कुछ ही दिनों में रामू ने अपना एक बहुत अच्छा बंगला बनवा लिया। फिर एक रोज पूरा गांव उनके बंगले के अंदर आ गया। रामू बेटा, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। तुम इतने बड़े अधिकारी बन गए, तुम्हारा इतना बड़ा बंगला हो गया, नौकर चाकर भी काम करने लगे। कम से कम अब तो गांव वालों को पार्टी दे दो भैया। हाँ, आप सब तो मेरा परिवार ही हैं। मैं आप लोगों को पार्टी देना चाहता था, लेकिन सोच रहा था पहले हमारा घर बन जाए, उसके बाद ही पार्टी दें तो ज्यादा सही रहेगा। तो ठीक है गांव वालों, कल आप सभी लोग हमारे बंगले में निमंत्रित हैं। गांव वाले रामू को बधाइयां देकर वहां से चले गए, लेकिन शाम तक रामू के सभी रिश्तेदार उनके बंगले में पहुंच गए। अरे रामू बेटा, तुमने तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फूफा जी। आप सब लोग बैठिए, हम आप लोगों को फोन करने ही वाले थे। आप सब लोग तो शादी के बाद सीधा आज दिखाई दे रहे। अरे बहू, क्या करे, समय ही नहीं मिल पाता। जब रामू बेटे के बारे में सुना तो हमें बहुत खुशी हुई, इसीलिए भागे भागे चले आए। खैर, अगले दिन एक बहुत बड़ी पार्टी हुई। पूरा गांव उनके बंगले में इकट्ठा हुआ और रिश्तेदार तो पहले से ही मौजूद थे। थोड़ी ही देर में नौकरों ने सबके लिए खाना लगा दिया। तभी राधिका ने कहा, आप सभी लोग बैठ जाइए, मैं सबको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। राधिका ने एक निवाला उठाया और सबसे पहले नौकर के ही मुंह में डाल दिया। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। इसके बाद उसने अपनी बुआ के मुंह में निवाला डाल दिया, फिर फूफा के मुंह में। सभी लोग हैरान रह गए। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? हम सब छोटे बच्चे नहीं हैं। आप लोग पहली बार हमारे घर आए हैं ना, इसीलिए शायद आप लोगों को अजीब लग रहा है। हमारी बहू की आदत है, सभी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। शादी के बाद से मैंने तो अपने हाथों से आज तक खाना नहीं खाया और ना ही रामू ने। कुछ लोग तो राधिका के हाथों से ही बड़े प्यार से खाना खा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा था। खैर, किसी तरह लोगों ने खाना खाया और वहां से चले गए। रिश्तेदार भी उसी दिन चले गए। राधिका, कुछ लोगों को तो तुम्हारे हाथ से खाना खाना ठीक लगा, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये ठीक नहीं लगा, इसलिए सब चले गए। हाँ बहू, सब लोग इसी डर की वजह से चले गए होंगे कि सुबह सुबह नाश्ता भी उन्हें तेरे हाथों से ही करना पड़ेगा। माँ जी, अब मैं क्या करूँ, मेरी आदत ही कुछ ऐसी हो गई है।
एक रात सभी नौकरों ने मिलकर एक फैसला किया। भाई लोग चलो यहाँ से निकल लेते हैं, कहीं दूसरी जगह नौकरी कर लेंगे, वरना रोज रोज हमें मालकिन के हाथ से खाना खाना पड़ेगा। जब भी खाना खाने की बारी आती है हमें अपना मुंह खोल कर रखना पड़ता है। बताओ, मैं तो तंग आ चुका हूँ इस हाथ से खाना खिलाने वाले ससुराल से। हैं उसी रात सभी नौकर बिना उन लोगों को बताए चुपचाप वहां से निकल गए। धीरे धीरे उनके घर न कोई मेहमान आता था और न ही गांव का कोई और आता था। उन्हें यही डर लगा रहता था कि अगर वो उनके घर जाएंगे तो राधिका उनके मुंह में अपने हाथों से खाना ठूसने लगेगी। इस बात से रामू और उसकी माँ बहुत परेशान हुए। फिर एक दिन, राधिका, तुम्हारी वजह से एक बार फिर से सबने हमारे घर आना बंद कर दिया है। गांव का एक आदमी भी हमारे घर नहीं आता है, कोई रिश्तेदार भी हमारे घर नहीं आता, यहाँ तक कि हमारे सभी नौकर भी इसी डर से भाग गए। आखिर ऐसा क्यों करती हो तुम? हाँ बहू, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी बीमारी है कि तुम अपने हाथों से ही सबको खाना खिलाने पर तुली रहती हो। सासू माँ, आप लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरी दादी ने मुझे बताया था कि मेरे हाथों में जादू है। मैं जिसको भी अपने हाथ से खाना खिला दूंगी उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और उसकी जिंदगी से सारी परेशानियां हमेशा के लिए चली जाएंगी। आपने देखा नहीं, जिस दिन मैं इस घर में आई थी उस दिन मैंने आपको और रामू जी को अपने हाथों से खाना खिलाया था और अगले ही दिन उनकी परीक्षा बहुत अच्छी हुई, यहाँ तक कि इंटरव्यू भी निकल गया और हम सब इतने बड़े आदमी बन गए। अरे हाँ बहू, ये सब तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। जब से तू इस घर में आई है तरक्की इतनी जल्दी हुई है कि पूछो ही मत। हाँ राधिका, तुम्हारे हाथों में जादू तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन सभी को अपने हाथों से खाना खिलाने की क्या आवश्यकता है? इस दुनिया में हर कोई परेशान है, किसी न किसी के पास कोई ना कोई परेशानी जरूर है, बस इसीलिए। लेकिन अगर लोगों को पसंद नहीं है तो आज से सबको अपने हाथ से खाना नहीं खिलाऊंगी। चलो इसी बात पे नौकरों को बुला लेता हूँ। हेलो यार, तुम लोग वापस लौट आओ, राधिका मैडम ने अपने हाथों से खाना खिलाना बंद कर दिया है। साहब माफ करना, हम नहीं आ पाएंगे। दरअसल कल ही हमारी बहुत बड़ी लॉटरी लगी है, हम सबने मिलकर खुद का बहुत बड़ा होटल खोल लिया है। क्या बात है, मुबारक हो, मैं किसी दूसरे को काम पर रख लूंगा। उसने फोन रखा और सारी बात अपनी माँ और बीवी को बताई। बहू के हाथ में तो सच में जादू है। जिन्हें भी राधिका ने अपने हाथों से खाना खिलाया था सब खुशहाल हो गए और खुशी खुशी रहने लगे। साधना अपनी बूढ़ी माँ जानकी के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। जानकी का पति उसे कई साल पहले छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ चला गया था। तब से जानकी ने अपनी बेटी का पालन पोषण कर उसे बड़ा किया। अब साधना जवान हो चुकी थी और जानकी को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक रोज, बेटी एक बार इन लड़कों की तस्वीर तो देख ले। माँ, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। बेटी, तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? आखिर कब तक तू यूं ही कुंवारी रहेगी? मेरा क्या है, बुढ़ापे का शरीर है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। तब मेरे जाने के बाद तू अकेली हो जाएगी बेटी, इसलिए कहती हूँ शादी कर ले। माँ, अगर तूने फिर कभी ये बात अपनी जुबान पर लाई ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे ही समय बीता। काफी लड़के देखने के बाद साधना को एक लड़का समझ आया और उसने उससे शादी के लिए हाँ कर दी। बहन जी, साधना मेरी इकलौती बेटी है और मैंने इसे बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। अब बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि ये जहाँ भी जाए खुश रहे। बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरे घर में मेरी बहुएं मेरी बेटियां बनकर रहती हैं। आपको यकीन ना हो तो मेरी बड़ी बहू से पूछ लेना। वैसे मेरा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, अच्छा खासा कमाता है। आपकी बेटी तो राज करेगी हमारे घर में। हाँ, राज। फिर दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब शादी को कुछ ही दिन बचे हुए थे। साधना साधारण खाना बनाना ही जानती थी और शादी से पहले अपनी माँ को अपने हाथों का बना हुआ स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है। चलो, शादी के बहाने ही सही, कम से कम मुझे तेरे हाथों का खाना तो खाने को मिला। क्या माँ, आप भी उड़ा लो मजाक मेरा। मेरी लाडो मुझे छोड़कर चली जाएगी, फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। ये कहते ही जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आज साधना की शादी का दिन था। वो सुबह सुबह सो रही होती है तो जानकी उसे उठाते हुए कहती है, उठ जा लाडो, आज तेरी शादी है। शादी की कितनी रस्में होनी है। माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जानकी उसका माथा छूती है तो वो बुखार से तप रहा होता है। हे भगवान, तुझे तो तेज बुखार है,
तो रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं माँ, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे लिए चाय नाश्ता बना दो, उसे खाने के बाद मैं घर में रखी बुखार की दवाई खा लूंगी, तो उसे खाते ही ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। जानकी साधना को चाय के साथ रोटी खाने को देती है, जिसे खाने के बाद साधना बुखार की दवाई खाती है। कुछ वक्त के लिए तो उसका बुखार उतर जाता है, लेकिन शाम को मंडप में बैठे हुए उसे फिर तेज बुखार आ जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर हुए मेकअप से किसी को पता नहीं चलता। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल आती है, जहाँ उसकी सास हाथों में स्वागत की थाली लेकर उसका गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। उस वक्त साधना का शरीर तेज बुखार से तप रहा था, जिस कारण उसे हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो बिस्तर पर पड़ते ही सो जाती है, लेकिन उसका पति रौनक उसे जगाकर परेशान नहीं करता और उसे आराम से सोने देता है। वो भी अभी इस बात से बेखबर था कि साधना को तेज बुखार है। अगली सुबह जब साधना की आंख खुलती है, तब भी उसे तेज बुखार था। तभी बाहर दरवाजा खटखटाते हुए उसकी जेठानी बोली, देवरानी जी, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाइए, आज आपकी पहली रसोई की रस्म है। पहली रसोई की रस्म? लेकिन मेरा बुखार तो अभी भी नहीं उतरा। अब मैं इस रस्म के लिए मना करूंगी तो सबको कितना बुरा लगेगा। ये सोचकर साधना जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। अब तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। तुम पहले मीठे में कुछ बना लेना, फिर सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बना लेना। अरे वाह बहू, तू तो जल्दी उठ गई और नहाकर तैयार भी हो गई। चलो अब जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर दो। अब हम चलते हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो हम अपने अपने कमरे में ही हैं, आकर पूछ लेना। ये कहकर वो दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और बेचारी नई बहू तेज बुखार में भी सबके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद, अरे साधना बहू, अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? हम सबके नाश्ते का वक्त हो गया है। जी बस अभी लाई माँ जी। साधना सबको खाने की टेबल पर खाना परोसती है, लेकिन उसकी जेठानी उसकी मदद के लिए नहीं आती। वो भी आराम से बैठकर खाना खाने लगती है। वाह साधना, खाना तो तू लाजवाब बनाती है। ये ले तेरी पहली रसोई का शगुन। हाँ साधना, खाना तो अच्छा बना है। फिर कुछ देर बाद रौनक अपने ऑफिस चला जाता है और घर के बाकी काम निपटाकर साधना आराम करने चली जाती है। साधना अपने ससुराल में नई नई थी, इसलिए उसे किसी को भी अपने बुखार के बारे में बताने में हिचकिचाहट हो रही थी। घर में किसी को बोलूंगी मुझे बुखार है तो वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि पहले दिन ही काम करके इसे बुखार आ गया। नहीं, ऐसा करती हूँ, कुछ देर आराम कर लेती हूँ, शायद बुखार चला जाए। लेकिन ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, तब भी उसका बुखार नहीं जाता और वो ऐसी हालत में सबके लिए खाना बनाती रहती है। फिर एक रोज शाम को रौनक घर लौटता है तो साधना नींद में बुखार से कराह रही होती है। रौनक उसके माथे पर हाथ रखता है तो वो बुरी तरह तप रहा होता है। अरे ये तो तप रही है, लगता है इसे तेज बुखार है। वो साधना को उठाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगता है कि कमरे से बाहर आते ही उर्मिला उसे टोकते हुए कहती है, रौनक ये क्या, उसे आए हुए अभी कुछ 2 दिन भी नहीं हुए और तू उसे बाहर घुमाने लेकर जा रहा है। नहीं माँ, मैं तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। लो जी, हो गए इनके ड्रामे शुरू। अभी इस महारानी को आए 2 दिन भी नहीं हुए और इसकी नखरेबाजी शुरू हो गई। और डॉक्टर के पास जाकर क्यों बेकार में पैसे खर्च करने, इसको घर में रखी बुखार की गोली खिला दे, ठीक हो जाएगी। और वैसे भी अभी खाना बनाने का समय हो रहा है और साधना ना बड़ा ही अच्छा खाना बनाती है, इसलिए साधना बहू तू पहले सबके लिए खाना बना ले, उसके बाद दवाई खा लियो, तेरा बुखार ठीक हो जाएगा। और हाँ, आज खाने में शाही पनीर, नान और बैंगन का भरता बना लेना। और हाँ, साथ में रायता भी, तुम बूंदी रायता भी बहुत अच्छा बनाती हो। लेकिन माँ उसे बुखार है, देख रही हो ना तुम। कोई बात नहीं जी, मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद दवाई खा लूंगी। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर सबको परोसती है। फिर रात को एक बार फिर बुखार की दवाई खाकर सो जाती है, जिससे कुछ घंटों के लिए तो उसका बुखार उतर गया, लेकिन वो वापस फिर आ गया। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। उसे जब भी बुखार आता वो दवाई खा लेती, लेकिन फिर शाम को उसे बुखार आ जाता। एक रोज ऐसे ही रसोई में खाना बनाते हुए वो बेहोश हो गई। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसके टेस्ट किए तो पता चला कि उसे टाइफाइड हो गया है। कैसे लोग हो तुम, इसे इतने दिनों से बुखार है, इसको टाइफाइड बन गया है और तुम सब हो के उससे काम पर काम लिए जा रहे हो। अगर ये कुछ दिन और ऐसे रहती ना तो कब की भगवान को प्यारी हो जाती। ये बात सुनकर उन सबको अब अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो साधना का अच्छे से इलाज करवाते हैं।
जिससे कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ जाती है। अब सब घर वाले मिलकर उसका खूब ख्याल रखते हैं और उसे खूब प्यार देते हैं।